फ्रांस की तरफ से अभी ऑफिशियली राफेल की F4 वेरिएंट को टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इंडियन आर्मी और चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच अभी गलवान में एक बार फिर से लड़ाई होने की बात सामने आई है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत में एक लॉजिस्टिक बेस को बनाने की कोशिश किया जा रहा है और क्वाड के एक्टिव होने के बाद हो सकता है भारत यूनाइटेड स्टेट को अंडमान के आसपास कहीं पर एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए इजाजत दे सकता है। और अंत में यूके की क्वीन एलिजाबेथ क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पहली ऑपरेशनल मिशन में जाते दौरान एक बार भारत में रुकने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल की F4 वेरिएंट को लेके है। आप सब पिछले 2-3 साल से सुनते आ रहे थे कि फ्रांस की तरफ से अभी राफेल की एक F4 वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसे 2022 से 2023 के बीच ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया था। बीच में सुनने को मिल रहा था कि इसमें कुछ डिले होने वाला था, लेकिन अभी डसॉल्ट की तरफ से ऑफिशियली राफेल की पहली F4 वेरिएंट की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया गया है। 20 मई को यह अनाउंस किया गया है कि डसॉल्ट की तरफ से ऑफिशियली अपनी राफेल की F4 वेरिएंट की टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू किया गया और 26 से लेकर 29 मई के बीच फ्रांस की स्त्री सर्विस में इसकी काफी सारे सॉर्टेज कंप्लीट किए जाएंगे, जिसमें कम से कम 8 हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन और 50 के आसपास सॉर्टी किए जाएंगे। और राफेल की F4 वेरिएंट की पहली यूनिट की भी सभी मेजर पैरामीटर को इस दौरान चेक किया जाएगा। अभी तक जो टेस्ट किए गए थे उसमें बस 2 ही राफेल को देखा गया था, जिनको अभी F4 1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया। लेकिन 26 से 29 मई के बीच होने वाली ट्रायल्स के दौरान कम से कम 8 ऐसे एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान राफेल को रियलिस्टिक मिशन में टेस्ट किया जाएगा। अब वैसे तो राफेल की जो एयरफ्रेम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इसके रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एवियोनिक्स सिस्टम में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि F4 1 वेरिएंट में भी RBE2 AESA रडार मौजूद रहने वाला है, साथ ही टेलियोस लॉन्ग रेंज टारगेटिंग पॉड और इको एनजी रिकॉनेंस पॉड भी शामिल होने वाला है। और अभी इसमें एक नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, एक नई इंजन कंट्रोल सिस्टम और साथ ही माइका एनजी जैसे नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल और AASM जैसे मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन को भी इसमें कैरी किया जा सकेगा। अब इसमें से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो राफेल को खरीदा गया था उसमें कुछ हद तक सिस्टम पहले से ऐड कर दिए गए, जैसे कि इसका जो रडार है वो पहले से इंडियन एयरफोर्स के राफेल में मौजूद है। लेकिन अभी अगर फ्रांस की तरफ से MMRCA-2 टेंडर में राफेल को ऑफर किया गया तो वो इसकी F4 वेरिएंट को ऑफर करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से जिन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया था वो काफ़ी पुराने ज़माने के हैं और इनको लगभग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से DRDO की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए एक नई मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को डेवलप किया जा रहा था और इसके बारे में हमने पहले भी डिटेल में एक वीडियो बनाया था, जहां पर DRDO के साइंटिस्ट खुद इस ग्रेनेड की कैपेबिलिटीज और स्पेसिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि जल्दी से ही इंडियन आर्मी की तरफ से इनके लिए फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और 1 या 2 साल के अंदर इसको इंडियन आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। इन ग्रेनेड्स को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड और DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है और इनको अभी फॉर्मली इंडियन आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया गया है। अभी बताया गया है कि आर्मी को इन मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की पहली यूनिट्स को डिलीवर किया जा चुका है, जिसमें पहले बैच के अंदर लगभग 40,000 ग्रेनेड सप्लाई किए गए हैं। इसी बीच पिछले साल एक खबर सुनने को आया था जिसमें यह बताया गया था कि आर्मी की तरफ से इन ग्रेनेड्स के स्पेसिफिकेशन में थोड़े चेंजेस करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन DRDO की तरफ से ऐसा करने से मना किया गया था। तो इसी बात को लेके ऑर्डर में डिले होने की उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन अभी फाइनली इनको आर्मी को सप्लाई करना शुरू कर दिया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी को पता है कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच फेसअप जैसे हालात चल रहे हैं और ये पिछले 1 साल से चलता आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी तनाव का माहौल नहीं था और दोनों ही तरफ से धीरे धीरे अपने ट्रूप्स को पीछे लेने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस दौरान कुछ एरिया ऐसे भी थे जहां पर चाइना पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। स्पेशली हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे सेक्टर से चाइना अभी भी अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं ले रहा है। इसी बीच यूरेशियन टाइम की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जहां पर यह बताया गया कि भारत और चाइना के बीच एक बार फिर से गलवान एरिया को लेकर तनाव का माहौल देखने को मिला है और एक बार फिर से भारत और चाइना के बीच आमना सामना हो गया है और इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच एक बार फिर से हाथापाई जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है।
यूरेशियन टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा इसी महीने की पहले हफ्ते के अंदर हुआ था, जहां पर नो पेट्रोल जोन में चाइनीज आर्मी की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी और इसी बात को लेकर दोनों ही तरफ से धक्का मुक्की वाली सिचुएशन सामने आया था। लेकिन इसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी और ना ही कोई मेजर हाथापाई हुई थी और दोनों ही तरफ से रेगुलर मिलिट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से सिचुएशन को हैंडल किया गया था। अब पिछले साल जो फेसअप चल रहा था तो तनाव को कम करने के लिए यह तय किया गया था कि यहाँ पर एक 1.5 किलोमीटर की नो पेट्रोल जोन को क्रिएट किया जाएगा। साथ ही इस एरिया में दोनों ही तरफ से जो पेट्रोलिंग का टाइमिंग रखा गया था उसे अलग अलग करके रखा गया था, यानी कि अगर उस रीजन में पीपल लिबरेशन आर्मी अपनी ट्रूप्स को मंडे को भेजेगी तो इंडियन आर्मी अपनी ट्रूप्स को वहां पे ट्यूसडे को भेजेगी या फिर वेडनेसडे को भेजेगी, जिस वजह से दोनों ही आर्मी आमने सामने नहीं आएंगे, तो वहां पे तनाव नहीं होगा या फिर किसी भी तरीके की फेसअप जैसी सिचुएशन सामने नहीं आएंगे। लेकिन शायद चाइना अब इस रूल को फिर से तोड़ने की कोशिश करने लगा और मई की फर्स्ट वीक में जो फेसअप हुआ उसकी वजह भी यही बताया गया कि जब इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी वहां पे पहुंची थी तभी चाइनीज आर्मी की पेट्रोल पार्टी वहां पे सामने आ गई थी और इसी वजह से वहां पर फेसअप जैसा सिचुएशन हुआ था, लेकिन वो लोग तुरंत ही वापस चले गए थे। अगला अपडेट इंडिया और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। आप सभी को 2 या 3 दिन पहले मैंने बताया था कि यूएस की तरफ से अभी इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए एक नई मिलिट्री बेस को बनाने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और भारत में से किसी देश में अपने एक बेस को बनाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से मिलिट्री बेस को बनाना काफी मुश्किल है क्योंकि भारत का शुरू से ही नॉन अलाइड पॉलिसी रहा है और यहाँ तक कि रशिया की तरफ से भी जब कोल्ड वॉर के दौरान भारत में अपना एक बेस बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया था तो भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया था और तब से रशिया कभी भी भारत को इसके लिए प्रेशराइज नहीं किया है। लेकिन अभी के सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगे हैं और अभी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के लिए खतरा काफी बढ़ चुका है जिसे अकेले भारत काउंटर नहीं कर सकता है, जिस वजह से भारत अभी क्वाड में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और क्वाड को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा अभी क्वाड में और भी कई सारे देश शामिल हो सकते हैं जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। तो जैसे जैसे क्वाड आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारत की जो नॉन अलाइड पॉलिसी है वो यहाँ से धीरे धीरे फेडअप होता जाएगा। अब जैसे ही क्वाड फुली एक्टिव होगा तो यूएस यहाँ पे भारत में अपनी बेस को बनाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अभी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी लगभग 60% के आसपास नेवल एसेट को डिप्लॉय करने वाला है, जिस वजह से अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक की जो एरिया है वहां पर यूनाइटेड स्टेट अपनी एक लॉजिस्टिक बेस को बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस रीजन में वो अपने नेवल वेसल को रिफिल कर सके और बाकी किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक को सप्लाई कर सके। अभी भी यूनाइटेड स्टेट के पास डीप इंडियन ओशन में नेवल बेस मौजूद है, लेकिन चाइना का जो मेन सप्लाई चेन है वो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच से होते हुए जाता है, जिसको चोक करना यूएस का मेन उद्देश्य हो सकता है और हमारा भी लगभग सेम स्ट्रेटेजी है। और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट अभी अंडमान में कहीं पर अपनी बेस को बनाने की कोशिश कर सकता है जो कि यूएस के लिए एक परफेक्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट को अंडमान में अपनी एक बेस को बनाने की इजाजत देने वाला है तो ये बात उतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इस बात को लेकर जितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा लोग इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि भारत अभी यूनाइटेड स्टेट और सभी क्वाड कंट्रीज के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को साइन कर चुकी है, तो जरूरत पड़ने पर वो इंडियन नेवल बेस को अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। पर फिर भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इस रीजन में अपनी एक परमानेंट बेस को बनाने की कोशिश किया जा रहा है जो कि अगर भारत में नहीं बनता है तो वो वियतनाम के आसपास या फिर इंडोनेशिया में कहीं पर इसको बना सकते हैं और साथ ही वो इंडियन नेवल बेस को अपने लॉजिस्टिक सप्लाई बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और ब्रिटेन को लेके। आप सभी को कल ही मैंने बताया था कि यूके अभी क्वाड में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और पहले भी यूके की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि जब यूके की क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल किया जाएगा तो उसे इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा और वो आगे चल के इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ मिलकर जॉइंट पेट्रोल भी करने वाले थे। अभी जब ऑफिशियली क्वीन एलिजाबेथ क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी पहली मिशन में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है तो क्वीन एलिजाबेथ खुद इसकी विजिट पर गए हुए थे और इसी के साथ ही क्वीन एलिजाबेथ क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपनी पहली लॉन्ग रेंज की पेट्रोल मिशन में जाने वाला है। इस दौरान वो लगभग 40 देशों की विजिट पर जाने वाले और यूके से लेके साउथ कोरिया तक का सफर करने वाले हैं। इस दौरान कुल मिलाकर वो लगभग 26,000 नॉटिकल मील की डिस्टेंस को कवर करने वाले हैं और इसी बीच वो फ्रांस के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ मिलकर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को भी करने के साथ साथ इंडिया, जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया की विजिट पर जाने वाले हैं। इस दौरान उम्मीद है कि वो भारत में एक हॉल्ट को लेने वाले हैं।
इस दौरान क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में लगभग 8 F-35 एयरक्राफ्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। और जब यूके की तरफ से अगले महीने इसको ऑफिशियली डिप्लॉय करने की बात की गई थी, तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से तुरंत ही 8 F-35 एयरक्राफ्ट को यूके को डिलीवर कर दिया गया था। अब जैसे ही एक फ्रेंडली मिशन पर जाने वाले हैं, तो हो सकता है इसको अपने फुल कैपेसिटी के साथ लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके साथ कंप्लीट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद रहने वाली, जिसमें यूके की फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन के साथ साथ हेलीकॉप्टर फ्लीट भी मौजूद रहने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।